ये क्या हुआ? Exists an inverse relationship between there exists an inverse relationship between price of the commodity and quantity demanded. According to law of demand, there exists an inverse relationship between price of the commodity and quantity demanded, semicolon, keeping all other factors constant. ठीक है, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट. अब ये ऑल अदर फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो आपको याद होगा कि हमने पिछली क्लास में बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े थे कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस. तो जब भी हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि सिर्फ प्राइस चेंज हो रहा है और कोई चीज चेंज नहीं हो रही. ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि सिर्फ और सिर्फ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी चेंज हो रहा है, बाकी सारे फैक्टर्स जो है बच्चे मेरे कांस्टेंट है. ठीक है, कांस्टेंट का मतलब वो मेरे फैक्टर्स चेंज नहीं हो रहे हैं. ठीक है, ओके. अब कौन कौन से फैक्टर चेंज नहीं हो रहे हैं, इससे भी एक क्वेश्चन आता है. अगर आपने ये लिख लिया हो तो मैं इसको हटाऊं. हाँ हाँ, लिख लिया मैंने. अब क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर दी assumption of law of demand. What are the assumption of law of demand? लॉ ऑफ डिमांड की क्या क्या assumptions है? ठीक, तो सबसे पहला assumption है, ध्यान रखना, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डू नॉट चेंज. ऐसे लिखना है. हाँ जी, ऐसे लिखना है. आंसर आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा फॉलोइंग आर दी assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. तो सबसे पहला प्राइस ऑफ, जब क्वेश्चन करेंगी एग्जाम में अगर आता है तो लिखेंगी फॉलोइंग आर दी assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. ओके. फॉलोइंग, फिर आप पॉइंट बनाएंगी. प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डू नॉट चेंज. दूसरा, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डू नॉट चेंज. तीसरा, देयर इज नो चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर. ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था. ये भी एक फैक्टर होता है कि इनकम ऑफ कंज्यूमर भी डिमांड पे इम्पैक्ट डालती है. ठीक है, अब देखो राशि, अगर आपको डिमांड के फैक्टर्स याद है, ठीक है, तो आपको ये आंसर अपने आप याद हो जाएगा. आपको क्या करना है, सिर्फ प्राइस को तो छोड़ना है, बाकी सारे में क्या करना है, डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज, बस वही लिखना है. ठीक है, तो अगर आपको फैक्टर्स याद है, ये क्वेश्चन चुटकी में याद हो गया. ठीक, चुटकी में याद हो गया. डी, there is no expectation there is a
there is no expectation पिंक का कॉल आ रहा था। there is no expectation of future change in price। ठीक है, there is no change। ठीक है, हुआ क्लियर? उसके बाद आखिरी taste and preference remains the same। taste and preference remains the same। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि टोटल 6 फैक्टर होते हैं इंडिविजुअल डिमांड में। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो हमने इंडिविजुअल डिमांड में ये 6 फैक्टर देखे थे। प्राइस ऑफ अ गुड, ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ मेरा प्राइस ही चेंज होगा, बाकी और भी कोई चीज चेंज नहीं होगी। क्लियर हो गया ये पॉइंट? चलिए अब हम इसको डायग्रामेटिक शो करते हैं। ठीक है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड, ये आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे पहले आप शेड्यूल बनाएंगी प्राइस, उसके बाद आप लिखेंगी क्वांटिटी। तो प्राइस 5 4 3 2 1, क्वांटिटी 1 2 3 4 और 5। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने डिमांड चैप्टर अच्छे से कर लिया तो आपका सप्लाई भी अच्छे से हो जाएगा, याद रख लेना। ठीक है, तो और अगर क्योंकि इसमें एक चैप्टर ऐसा है जिसमें डिमांड और सप्लाई को कंबाइन किया हुआ है, तो अल्टीमेटली अगर आपको डिमांड समझ में नहीं आया तो आप सप्लाई नहीं समझ पाएंगे, सप्लाई नहीं समझ पाया तो डिमांड और सप्लाई का भी कॉम्बिनेशन नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है डिमांड चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। अब इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो इसका डायग्राम ऐसे बन जाएगा। ठीक है, जब भी मैं इकोनॉमिक्स में बनाता हूं ना तो इसका याद रखना टू द स्केल जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो आप ये वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं होती है, बस ये ध्यान रखना है कि मैं एक्स एक्सिस पे क्या दिखा रहा हूँ और मैं वाई एक्सिस पे क्या दिखा रहा हूँ, और एक ऐसे ग्राफ बना दीजिए, यहाँ पे डी लिख दीजिए, यहाँ पे डी लिख दीजिए, बस। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? आता है कि वाई ऑल अदर फैक्टर्स आर केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, कि हम बाकी सारे फैक्टर को कांस्टेंट क्यों रखते हैं? देखो, जो मेरी डिमांड होती है ना, अभी आपने देखा कि डिमांड पर बहुत सारे फैक्टर्स को इम्पैक्ट करते हैं। एक होता है प्राइस ऑफ गुड, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, लिखाऊंगा अभी। दूसरा आता है मेरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ये भी इम्पैक्ट करता है। मेरी इनकम भी इम्पैक्ट करती है, उसका क्या टेस्ट है वो भी इम्पैक्ट करता है, फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशन है ये भी इम्पैक्ट करता है। ठीक है, अब देखो, अगर मैंने ये अज्यूम किया ना कि सारे के सारे फैक्टर चेंज हो रहे हैं तो मैं ना ढंग से रिलेशनशिप को नहीं समझ पाऊंगा। ठीक है, मैं ढंग से नहीं समझ पाऊंगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हैं। समझ गई कि नहीं समझी? अब इसमें एक लाइन का आंसर है, देखो, डिमांड is affected by many factors। Demand is affected by many factors। ठीक है, in order to
understand the impact of one factor, we assume all other factors to be constant. ठीक है, अगर मुझे सिर्फ ये देखना है ना कि एक फैक्टर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट को समझना है, इसलिए मैं एज्यूम करता हूं कि बाकी सारे जो मेरे फैक्टर्स हैं वो मेरे कांस्टेंट हैं।